नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से संबंधित जो टॉपिक है ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। साथ में ही हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन और उसके बाद ऑक्सीकारक और अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। इन सभी पॉइंट्स पर हम एक एक करके बात करेंगे। पूरे वीडियो को आपको बहुत अच्छे से देखना है और उसके नोट्स तैयार करने हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और इसी का नाम है उपचयन। उपचयन, ये तीन नाम, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और उपचयन, ये आपको याद रखने। क्या होता है इसमें? ऑक्सीकरण के बारे में पहली बात आपको याद रखनी है, एक शब्द है लियो। लियो का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां को देखो, एल ई ओ, इन तीन टर्म से एल ई ओ मैंने आपको बताया है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का त्यागना। अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहली बात ये आप अच्छे से ध्यान में रखें। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने का जो एग्जाम्पल है वो आप ये याद रख सकते हैं। आपके पास सोडियम है, इस सोडियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो सोडियम प्लस बन गया और ये इलेक्ट्रॉन बाहर। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो सोडियम का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। एग्जाम में इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह याद रखनी है कि जो भी होगा अभिकारक या रिएक्टेंट का होगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सोडियम प्लस का ऑक्सीकरण हुआ है। आपको ये बोलना है कि यहां पर सोडियम किस में बदला है? सोडियम प्लस में। तो जो भी कुछ हुआ है, ऑक्सीकरण जो ये हुआ है, ये किसका हुआ है? सोडियम का। तो इस रिएक्शन में हम कह सकते हैं कि सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम है। इस मैग्नीशियम ने क्या किया? दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर किस में बदल गया? मैग्नीशियम प्लस टू आयन। यहां भी सेम वही चीज है, मैग्नीशियम किस में बदल गया? मैग्नीशियम प्लस टू में। तो इस मैग्नीशियम का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। देख लीजिए, ऑक्सीकरण की पहली डेफिनेशन, पहली परिभाषा यही है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना। और दो सिंपल एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया है। इन एग्जाम्पल में आपको ये बात याद रखनी है कि ऑक्सीकरण किसका हुआ है? सोडियम का, मैग्नीशियम का। क्वेश्चन में कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे कहेगा कि मैग्नीशियम प्लस टू का ऑक्सीकरण हुआ है। उत्पादों के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करनी, जो कुछ होगा रिएक्टेंट या अभिकारकों का होगा। ऑक्सीकरण की पहली डेफिनेशन। ऐसे ही और भी ऑक्सीकरण की अलग अलग परिभाषाएं हैं, आपको सबको याद रखना है। लेकिन बहुत अच्छे से अगर आप चीजें समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो इतनी संख्या में परिभाषाएं नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट पर जाएंगे तो चीजें आराम से समझ में आएगी। देखिए, ऑक्सीकरण के बारे में बात कर रहे थे। दूसरा मैं आपको कह रहा हूं, ऑक्सीकरण का मतलब है
ऑक्सीजन का जुड़ना। देखो ऑक्सीजन अगर आयन की बात करें तो O-2 होता है। ऑक्सीकरण की संयोजकता या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या -2 है। तो ऑक्सीकरण कौन सा आयन हो गया? ऋणावेशित आयन। अगर किसी जगह ऑक्सीजन नहीं है, फिर कैसे बताएं? तो अगर ऑक्सीजन नहीं है तब आपको देखना है कि क्या कोई ऋणावेशित आयन जुड़ रहा है। तो अगर ऋणावेशित आयन भी जुड़ रहा है तो भी ऑक्सीकरण ही होगा। तो दूसरी परिभाषा ऑक्सीजन का जुड़ना, और तीसरी परिभाषा हमने इसी से आइडिया लगाया है कि ऑक्सीजन खुद ऋणात्मक आयन है, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या कोई और ऋणावेशित आयन जुड़ेगा। इसको भी क्या बोला जाएगा? ऑक्सीकरण। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम है और इस मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई और क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए मैं यहां पर 2 लिख देता हूं और यहां पर भी 2। ये संतुलित हो गई। क्या हुआ? मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसलिए हम क्या करेंगे? यहां पर बोलेंगे कि मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। यहां देखिए, यहां हम ये कह सकते हैं कि इसी मैग्नीशियम के साथ कोई ऋणावेशित आयन जुड़ रहा हो, जैसे Cl2, तो बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में क्या बोलेंगे कि मैग्नीशियम के साथ ऋणावेशित आयन जुड़ा है, इसलिए यहां पर भी मैग्नीशियम का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। देख लीजिए, या तो ऑक्सीजन जुड़े या ऑक्सीजन नहीं जुड़े तो कोई ऋणावेशित आयन जुड़े। यहां पर ऋणावेशित आयन कौन है? क्लोराइड आयन। तो मैग्नीशियम की क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन हुई और मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। दूसरी है ऑक्सीजन का जुड़ना, और ऑक्सीजन नहीं है तो कोई ऋणावेशित आयन का जुड़ना भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास एल्यूमिनियम, इस एल्यूमिनियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से हुई। सिंपल सी बात है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहां कितना हो गया? 2। यहां कितना हो गया? 3। और ये संतुलित हो गई समीकरण। एल्यूमिनियम किस में बदला है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। और ऑक्सीजन जुड़ा है, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। इस अभिक्रिया में एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, इसलिए एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन हुआ है। यह बात आप अच्छे से याद रखें। इधर देख लीजिए, इसी एल्यूमिनियम के साथ अगर ऑक्सीजन नहीं जुड़कर कोई ऋणावेशित आयन जुड़ता तो ये क्या बना देता? AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहां 2 लगाऊंगा तो यहां 3 लगाने पड़ेंगे और ये 2 हो गया। और यहां पर एल्यूमिनियम के साथ ऋणावेशित आयन क्लोराइड जुड़ा है, तो यहां पर भी एल्यूमिनियम का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण की 3 डेफिनेशन हमने बात कर ली है। इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन खुद ऋणावेश है
तो या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या किसी और ऋणावेश का जुड़ना। इसके बाद चौथी डेफिनेशन देखिए, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। देखिए, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, याद रखना है ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना। इसका एक उदाहरण है, जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, फोटोलाइसिस होता है। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में जो हमें ऑक्सीजन मिलती है वो जल के प्रकाशिक अपघटन से मिलती है। तो जल टूटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है तो जल से ऑक्सीजन मिली है, तो जल ऑक्सीजन में बदला तो कौन बाहर निकला? हाइड्रोजन। तो यहां पर जल का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या है? ऑक्सीकरण। इस अभिक्रिया में अगर आप ये बताएंगे कि जल हाइड्रोजन में बदल गया तो उसको अपचयन बोला जाएगा। एक ही अभिक्रिया में दोनों बातें हो रही है, ऑक्सीकरण और अपचयन। इस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं प्रकाशिक अपघटन और ऑक्सीकरण के बारे में। अगली जो डेफिनेशन है वो है धनावेश में वृद्धि। अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर धनावेश आता है, तो सिंपल सी बात है किस आवेश की वृद्धि हुई है? धनावेश की। सोडियम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो सोडियम +2। मैग्नीशियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, मैग्नीशियम प्लस, एक और त्यागा तो मैग्नीशियम +2, ये एक इलेक्ट्रॉन और। या डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और धनावेश में वृद्धि हो गई। और धनावेश में वृद्धि एक प्रकार का क्या है? ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन है। धनावेश में वृद्धि तो फिर ऋणावेश में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। देखिए, Cl- किस में बदल गया? Cl में, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो 2Cl- Cl2 क्लोरीन गैस में बदल गया। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन की 6 डेफिनेशन हमने पढ़ी है, लेकिन अगर आप इनको बहुत अच्छे से समझेंगे तो परेशान नहीं होंगे। कॉन्सेप्चुअल चीजों को आप ध्यान से देखिए बस। देखिए, पहला है इलेक्ट्रॉन का त्यागना, दूसरा है इलेक्ट्रॉन के त्यागने के बाद ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन खुद ऋणावेश है तो या तो ऑक्सीजन जुड़े या कोई और ऋणावेशित आयन का जुड़ना। चौथा है हाइड्रोजन का बाहर निकलना। धनावेश में वृद्धि तो फिर ऋणावेश में क्या हो जाएगी? कमी। अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो सिंपल सी बात है धनावेश में वृद्धि और ऋणावेश में क्या होगी? कमी होगी। देख लीजिए, तो ऑक्सीकरण के अंदर 6 डेफिनेशन हमने पढ़ी है। एक बार फिर बता रहा हूं, ये सारी अलग अलग नहीं है। अगर आप बहुत सही से देखेंगे तो सबका मतलब एक ही है, लेकिन जनरल साइंस के पेपर में इलेक्ट्रॉन में ज्यादा नहीं जाकर मैं आपको सारी डेफिनेशन याद करवा रहा हूं, ताकि कोई भी एक आ जाए तो आप आराम से बता सकें कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ऑक्सीजन का जुड़ना, या कोई ऋणावेशित आयन का जुड़ना, ऋणावेशित आयन का जुड़ना, या हाइड्रोजन का बाहर निकलना। हाइड्रोजन का बाहर निकलना, धनावेश में वृद्धि, धनावेश में वृद्धि, और छठी है ऋणावेश में कमी। ये 6 डेफिनेशन आप ऑक्सीकरण की या ऑक्सीडेशन की याद रखेंगे। क्लियर है बात? देखिए, इन सब के बाद एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है
कि इस ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में, ऑक्सीकरण में ON ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगा, वृद्धि होगी या कमी होगी, इस बात को भी याद रखना है। तो याद रखना है ऑक्सीकरण प्रक्रिया में ऑक्सीकरण नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर की क्या होगी, वृद्धि होगी। ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण के समय ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगा, तो आपको जवाब देना है वृद्धि होगी। कुछ सिंपल से एग्जाम्पल देखिए। संक्षारण, कोरोजिन ऑक्सीकरण का उदाहरण है। रेंसिडिटी, विकृत गंधिता ऑक्सीकरण का उदाहरण है। संक्षारण, विकृत गंधिता। इसके बाद अगर अपन बात करें, किताबें पढ़ी पढ़ी जो है, ज्यादा समय तक आप उनको रखेंगे तो उनके जो सेलुलोज है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और इसकी वजह से पुरानी किताबें धीरे धीरे भूरे रंग की या भूरे भूरे ब्राउन कलर की होने लग जाती है। ये 3 एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। ऑक्सीकरण के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इस ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट अपचयन या रिडक्शन है। अब स्टूडेंट क्या करेगा, दोनों की डेफिनेशन याद रखने की कोशिश करेगा। 6 इसकी है और इसी की जस्ट अपोजिट अपचयन की है। इससे बढ़िया तरीका है कि इस ऑक्सीकरण को आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, 2 या 3 बार याद कर लें, और फिर दिमाग का इस्तेमाल करके और इसका अपोजिट जो डेफिनेशन है वो अपने आप बना लें। ये देखिए ऑक्सीकरण के बारे में एक एक डेफिनेशन का एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया है। 3 एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, संक्षारण, कोरोजिन, विकृत गंधिता रेंसिडिटी, और किताबों का रंग धीरे धीरे भूरा हो जाता है। इसका कारण है किताबें किसकी बनी है, सेलुलोज की। पेपर जो है, कागज जो है वो पेड़ पौधों से ही बनता है, और सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। देखिए अब आगे बात करते हैं, और नेक्स्ट है अपचयन। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप ऑक्सीकरण बहुत अच्छे से याद रख लेंगे तो अपचयन समझने में दिक्कत नहीं आएगी। उसकी जो 6 डेफिनेशन है उसमें थोड़ा सा आपको अपोजिट चलना है। देखिए पहली डेफिनेशन देखिए, यहां पर है GER, जर, और इसका मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या है, अपचयन है, रिडक्शन है। पहली डेफिनेशन। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए आपके पास जो पहले एग्जाम्पल थे उन्हीं को लेके चलते। सोडियम प्लस ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और वो किस में बदल गया, सोडियम। इस रिएक्शन में क्या हुआ, सोडियम प्लस सोडियम में बदल गया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो यहां पर क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। देखिए आराम से, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके पास मैग्नीशियम +2 था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए और ये किस में बदल गया, मैग्नीशियम में। इस अभिक्रिया में भी मैग्नीशियम +2 मैग्नीशियम में बदल गया, तो ये भी कौन सी रिएक्शन हो गई, अपचयन।
मैग्नीशियम के बारे में आप एक चीज याद रखें, पादपों में जो क्लोरोफिल होता है, पर्णहरित होता है, उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। ये जानकारी मैं आपको बता देता हूं। ये जो मैग्नीशियम है, इसके बारे में आप एक ही चीज याद रखें, ये पादपों के क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए मैग्नीशियम। तो पहली डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, आराम से पढ़िए। दूसरी देखिए, वहां था ऑक्सीजन का जुड़ना, अब चेन में है हाइड्रोजन का जुड़ना। और याद कीजिए, हाइड्रोजन पर जो चार्ज होता है जनरली वो प्लस ही होता है, ये धनावेश है, धनायन है। तो या तो हाइड्रोजन का जुड़ना या किसी धनावेशित आयन का जुड़ना। या तो हाइड्रोजन जुड़े या कोई और धनावेशित आयन जुड़े, तो इसको क्या बोला जाएगा? अपचयन बोला जाएगा, रिडक्शन बोला जाएगा। हाइड्रोजन के जुड़ने में एग्जाम्पल देखिए, आप वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना दिया है? जल का निर्माण किया है। अब क्या हुआ? हम ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से मिलके जल बना है, तो ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ी है? हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन का जल में बदलना क्या हो गया? अपचयन हो गया। लेकिन इसको ऐसे लिखते कि हाइड्रोजन का जल में, तो हाइड्रोजन जल में बदलेगा तो ऑक्सीजन के जुड़ने की वजह से बदलेगा, तो यही रिएक्शन इसमें क्या हो जाता? ऑक्सीकरण। और इस रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। ऐसी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। देखिए, धनावेशित आयन का जुड़ना, ये क्या है? ये भी है अपचयन। मैं ऐसे लिख रहा हूं, आपके पास हाइड्रोजन है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हुई और 2 HCl बन गया। इसको भी ऐसे समझिए, अगर आप ये बोलें कि क्लोरीन किस में बदल गया? HCl में, तो क्लोरीन के साथ कौन जुड़ा है? हाइड्रोजन। देखिए, अब धनावेशित आयन हाइड्रोजन है। फिर आप सोच रहे हैं कि सर ये तो सेम ही हो गया, और एग्जाम्पल भी ले लेंगे। और इसी हाइड्रोजन का अगर आप इससे बोलें तो ऋणावेशित आयन का जुड़ना, तो ऋणावेशित आयन का जुड़ना तो क्या हो जाता था? ऑक्सीकरण। और धनावेशित आयन का जुड़ना क्या हो जाता है? अपचयन। ये भी रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, आराम से देखिए आप। इसका एक उदाहरण और ले लेते हैं, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन का ही हो गया। मान लीजिए आपके पास सोडियम है, सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाई और क्या बन गया? NaCl बन गया। ये क्लोरीन गैस है, तो यहां पर 2 लिख देंगे और यहां पर भी 2 लिख देंगे। इस क्लोरीन के साथ कौन जुड़ा है? सोडियम, धनावेश है ये। और इसके जुड़ने की वजह से क्लोरीन का क्या हो गया? अपचयन हो गया, रिडक्शन। तो या तो हाइड्रोजन जुड़े या कोई धनावेश या पॉजिटिव चार्ज जुड़े, बात एक ही है। 3 डेफिनेशन हो गई है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, हाइड्रोजन का जुड़ना
या किसी धनावेश का जुड़ना, ये तीनों क्या है, रिडक्शन। तीन और डेफिनेशन जो अपन बात करते हैं उनमें चौथे नंबर की है ऑक्सीजन का बाहर निकलना। ऑक्सीजन का बाहर निकलना, अगर ऑक्सीजन बाहर निकल रही है तो इसको क्या बोला जाएगा, अपचयन बोला जाएगा, रिडक्शन बोला जाएगा। वही एक ही एग्जांपल मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, अगर मैं ऐसे कहूं कि ये जल हाइड्रोजन में बदल गया तो कौन बाहर निकली है, ऑक्सीजन। इस कंडीशन में जल का क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि जल किस में बदल गया है, ऑक्सीजन में, तो कौन बाहर निकली है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या है, ऑक्सीकरण। तो डिपेंड करेगा कि आप किसके सापेक्ष, किसके रिलेशन में बात कर रहे हैं। और किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हैं तो वो रेडॉक्स रिएक्शन है। केवल जल का निर्माण या जल का अपघटन, इन दो रिएक्शन से ही मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं। नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वजह से कौन से आवेश में वृद्धि हो जाती है, ऋणावेश में वृद्धि हो जाती है। आपके पास क्लोरीन है, इस क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो ये क्या बन गया, 2Cl-। पहले आवेश नहीं था, अब ऋणावेश हो गया है, तो ऋणावेश में क्या हो गई है, वृद्धि। क्लोरीन Cl- में बदल गया है, इस बात को क्या बोला जाएगा, अपचयन या रिडक्शन। छठे नंबर की जो डेफिनेशन है वो देखिए, जब ऋणावेश में वृद्धि हो रही है तो धनावेश में क्या हो जाएगी, कमी। वैसे इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण होगा तो ऋणावेश में वृद्धि होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद ऋणावेश है, और धनावेश में क्या होगी, कमी होगी। देखिए, मान लीजिए आपके पास सोडियम प्लस है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, पहले धनावेश था, अब धनावेश नहीं है, तो धनावेश में क्या हो गई, कमी। जो 6 डेफिनेशन मैंने आपको ऑक्सीकरण की बताई है उनका जस्ट अपोजिट बना के अपचयन की बताई है। इस अपचयन के बारे में आपको इतना याद रखना है कि अपचयन के दौरान ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। अपचयन के दौरान ऑक्सीकरण संख्या में क्या आती है, कमी। और ऑक्सीकरण के दौरान ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, वृद्धि। देख लीजिए, क्लियर है बात। इस ऑक्सीकरण संख्या में कमी से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वो बता देता हूं यहीं। FeCl3 बदल गया FeCl2 में। बताइए, FeCl3 का ऑक्सीकरण हुआ है या अपचयन हुआ है। आप जानते हैं कि ये जो 3 लिखा हुआ है ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या है, रासायनिक सूत्र में यही तो पढ़ा हमने। ये जो 2 लिखा हुआ है ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या है, और इधर यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 इसकी ऑक्सीकरण संख्या है। तो देखिए ध्यान से, Fe+3 Fe+2 में बदल गया, ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, कमी। +3 वाला +2 में बदल गया, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, कमी।
और ऑक्सीडेशन में नंबर में अगर कमी हो रही है तो सिंपल सी बात है, FeCl3 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा। जिस ऑर्डर में हम वीडियोस या टॉपिक पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी ऑर्डर में आप चीजों को बहुत अच्छे से याद करते चलिए। एग्जाम का क्वेश्चन कैसा भी हो आराम से सॉल्व कर लेंगे। देख लीजिए इसे। आगे चलते हैं। ऑक्सीकरण हो गया है और अपचयन हो गया है। अब एक रिएक्शन है, एक अभिक्रिया है जिसके बहुत सारे एग्जाम में तो सीधा इसकी डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं, कुछ में इसके एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया, नाम देखते हैं रेडॉक्स नाम कैसे रखा गया है। अभी हमने एक प्रोसेस देखा है रिडक्शन, जिसको अपचयन कहते हैं। दूसरा है ऑक्सीडेशन, जिसको ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। इन दोनों नामों में से यहां से रेड और यहां से ऑक्स, और इन दोनों से मिलाकर नाम बना है रेडॉक्स। डेफिनेशन क्या है? ऐसी रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, या यूं कह सकते हैं अपचयन और ऑक्सीकरण, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होते हैं, क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन व ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है, दोनों साथ साथ हो। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको अभी जब ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ रहे थे तब भी बताए हैं। एक बार डेफिनेशन याद रख लें और रेडॉक्स नाम कैसे रखा गया है उस चीज को भी देख लीजिए। देखिए अब इसके एग्जाम्पल बात करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन के उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उन्हीं उदाहरण या एग्जाम्पल पर फोकस करूंगा जो जनरल साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे फेमस एग्जाम्पल जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जल का वैद्युत अपघटन हो या प्रकाशिक अपघटन हो, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है। अब इसमें आपको ये चीज याद रखनी, अगर कोई आपसे ये कहे कि जल ऑक्सीजन में बदल गया तो हाइड्रोजन बाहर निकली है, और हाइड्रोजन बाहर निकलने पर क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण है। और अगर कोई ये पूछे कि जल किस में बदला है? हाइड्रोजन में, तो ऑक्सीजन बाहर निकली है, और ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या है? अपचयन है। और इस रिएक्शन में अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ हो रहे। अगर ये अपघटन क्या हो? प्रकाश की उपस्थिति में हो, तो क्या बोला जाएगा?
जल का प्रकाशिक अपघटन कौन सी अभिक्रिया है? रेडॉक्स रिएक्शन है। या अगर यही रिएक्शन विद्युत धारा द्वारा हो तो इसको बोला जाएगा जल का विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और यह है फोटोलाइसिस। प्रकाशिक अपघटन के लिए एक शब्द है फोटोलाइसिस और विद्युत अपघटन के लिए शब्द है इलेक्ट्रोलाइसिस। देख लीजिए आप आराम से। एक और एग्जांपल देखिए। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ने मिलके 2HCl बनाया है। अब मैं कह रहा हूं कि हाइड्रोजन किस में बदल गया? HCl में। तो कौन जुड़ा? ऋणावेशित आयन। और ऋणावेशित आयन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्लोरीन किस में बदला? HCl में। कौन जुड़ा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। इस अभिक्रिया में भी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? रेडॉक्स रिएक्शन का। देख लीजिए दोनों रिएक्शन। और इन सब में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। यहां पर जल का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है और क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। आइए एक और एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। क्या होगा इसमें? पहले इसकी संतुलित समीकरण लिखता हूं। 6CO2 12H2O 6CO2 6H2O 6 ऑक्सीजन। यह है प्रकाश संश्लेषण की बैलेंस इक्वेशन। किसकी उपस्थिति में होती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसीलिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और इस क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। ये संतुलित समीकरण है। अब इसमें आप ऐसे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड किस में बदला? यहां पर ये ग्लूकोज आएगा। एक और रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल देखिए, और वो है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की संतुलित समीकरण देखते हैं। आपके पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 जल के अणु, दोनों ने मिलकर ग्लूकोज
6O2 और 6S2। ये प्रकाश संश्लेषण की संतुलित अभिक्रिया है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, इसलिए ये ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। ये प्रकाश संश्लेषण की संतुलित समीकरण है। अब इसमें मैं कहूं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में बदल गई? ग्लूकोज में। तो आप देखिए, कार्बन है, ऑक्सीजन है, यहां पर कार्बन है, ऑक्सीजन है, साथ में कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है रिडक्शन, अपचयन। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो जल है ये किस में बदला है? ऑक्सीजन। कौन बाहर निकला है? देखो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन है, तो कौन बाहर निकला है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो तो इसे क्या कहा जाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का क्या हो रहा है? अपचयन। और जल का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। क्लियर है बात? और दोनों साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है? रेडॉक्स रिएक्शन का। इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक रिएक्शन। देख लीजिए, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में ही एक और रिएक्शन को उदाहरण के तौर पे देखते हैं। ये भी बहुत फेमस अभिक्रिया है, इसको नाम से लिखते हैं थर्मिट अभिक्रिया, थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट अभिक्रिया क्या काम में आती है? ये अभिक्रिया रेल की पटरियों को आपस में जोड़ने में, लोहे की जो बड़ी मशीनें हैं उनकी दरारों को भरने में काम में आती है। अब पटरियों को जोड़ना है तो उसमें लोहा भरना होगा, और लोहा क्या होना चाहिए? तरल अवस्था में होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है इस अभिक्रिया। देखिए क्या है ये, आपके पास एल्यूमिनियम है, उसकी रिएक्शन Fe2O3 से करवा दी, क्या बन गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, साथ में 2 आयरन और ऊष्मा। और ये ऊष्मा इतनी ज्यादा होती है कि ये जो यहां पर आयरन मिला है ये कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है, ताकि दरारों को आसानी से भर सकें, पटरियों को आसानी से जोड़ा जा सके। पहले तो ये थर्मिट अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकल रही है, इसलिए एक चीज तो ये याद रखें, अगर किसी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अभी हमारा फोकस रेडॉक्स रिएक्शन साबित करना है। आइए, एल्यूमिनियम किस में बदला है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। यहां एल्यूमिनियम है, यहां एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जुड़ गया है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। थर्मिट अभिक्रिया में एल्यूमिनियम का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। आयरन ऑक्साइड किसमें बदल गया है? आयरन में।
ऑक्सीजन बाहर निकला है और ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या है? अपचय। थर्मिट अभिक्रिया में एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण, आयरन ऑक्साइड का अपचयन होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए कौन सी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस एल्यूमिनियम ने आयरन को हटाया है और इस हटाने को एक नाम हम पढ़ते थे, वो है विस्थापन अभिक्रिया। तो यही रिएक्शन कौन सी अभिक्रिया है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केवल हम अगर 3 रिएक्शन पढ़ें तो ये जो पूरा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसको समझा जा सकता है केवल 3 समीकरणों से। लेकिन अभी मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स लिखवा रहा हूं, चीजों को समझा रहा हूं, आप इस तरीके से देखिए, देख लीजिए इसे। रेडॉक्स अभिक्रिया के बाद 2 और शब्द है जो हमें कंफ्यूज करते हैं। एक है ऑक्सीकारक और दूसरा है अपचायक। इन दोनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं अपचायक। इस अपचायक को कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा है ऑक्सीकरण। और इसको कहा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये 2 बातें और आप अच्छे से समझिए। वैसे नाम से ये पता लग रहा है अपचायक मतलब अपचयन करने वाला, अपचयन करने वाला। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण करने वाला। ये 2 बातें आप अच्छे से याद रखें। आपकी पहचान आप क्या काम करते हैं दूसरों के लिए, उससे होती है। खुद के लिए क्या काम करते हैं उससे नहीं होती। आप खुद के लिए खाना बनाते हैं, आप शेफ नहीं कहलाएंगे, लेकिन अगर आप दूसरों के लिए खाना बनाते हैं तो आप शेफ कहलाएंगे। आप खुद पढ़ते हैं तो आप टीचर नहीं कहलाएंगे, लेकिन अगर आप दूसरों को पढ़ाते हैं तो आप शिक्षक या टीचर कहलाएंगे। ऐसे ही अगर आप दूसरों का अपचयन करेंगे तो आपको अपचायक बोला जाएगा, और दूसरों का ऑक्सीकरण करेंगे तो ऑक्सीकारक बोला जाएगा। यहां पर ये ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक, अपचायक और ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? तो पहला तो आप इस क्लियरिटी को सोचें। क्या? अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट, अपचयन करने वाला। ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण करने वाला। अब देखिए, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं अपचायक, और अपचायक को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए क्या बोलेंगे, ऐसे रासायनिक पदार्थ, डेफिनेशन लिखवा रहा हूं मैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो दूसरों का अपचयन करते हैं, दूसरों का अपचयन करते हैं एवं स्वयं का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। स्वयं का ऑक्सीकरण हो जाता है।
ऐसे रासायनिक यौगिक या कंपाउंड जो दूसरों का अपचयन करें और स्वयं का ऑक्सीकरण हो जाए, तो इसे क्या कहा जाएगा? अपचायक कहा जाएगा। देख लीजिए डेफिनेशन। अगर उदाहरण की बात करें, ज्यादातर धातुएं, अधिकांश धातुएं अपचायक होती है, क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो खुद का तो ऑक्सीकरण हो गया। धातुएं कौन है? धातु कहते ही उसे हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। खुद इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो उस इलेक्ट्रॉन को कोई और दूसरा लेगा जो इस रिएक्शन में भाग ले रहा है। तो खुद इलेक्ट्रॉन दे रही है दूसरे को, जो ले रहा है उसका अपचयन हो रहा है और खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। सभी धातुएं या अधिकांश धातुएं क्या है? अपचायक है। एक अधातु भी है जो अपचायक है, और एक अधातु जो रिड्यूसिंग एजेंट है, अपचायक है, उसमें आता है कार्बन। क्लियर है? कार्बन का यूज रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। ये देख लीजिए, अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट है ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? वही जो दूसरों का क्या करेगा? ऑक्सीकरण। इसकी भी परिभाषा लिख सकते हैं। वे रासायनिक पदार्थ या यौगिक, वे रासायनिक पदार्थ जो दूसरों का क्या करेंगे? ऑक्सीकरण। दूसरों का ऑक्सीकरण करते हैं एवं स्वयं का अपचयन हो जाता है। स्वयं का अपचयन हो जाता है, क्या कहलाएंगे? ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये सीधे पूछे जाते। एक अम्ल है सांद्र कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 या नाइट्रिक अम्ल, ऑक्सीकारक। एक और है क्षारीय या एल्केलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। और एक और ऑक्सीकारक का आपको याद रखना है नाम, अम्लीय या एसिडिक K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। सांद्र HNO3, क्षारीय KMnO4 और अम्लीय K2Cr2O7, ये क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है। ये तीनों प्रबल ऑक्सीकारक है। ये तीनों प्रबल ऑक्सीकारक है, दूसरों का ऑक्सीकरण अच्छे से करते हैं, क्योंकि जो दूसरों का ऑक्सीकरण करता है वही क्या है? ऑक्सीकारक है। दोनों की डेफिनेशन मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, देख लीजिए। एक बात मैं आपको यहां पर बताता हूं, एक चीज आप याद रखना। वैसे विस्थापन अभिक्रिया में भी ये रिएक्शन थी। कोई भी धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करती है तो वो लवण और कौन सी गैस बनाएगी? हाइड्रोजन गैस। इसके लिए बस शर्त एक ही है कि ये जो धातु है वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हो, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हो।
बस, अगर कोई धातु हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, उसकी अभिक्रिया अपने अम्ल से करवा दी तो वो लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन मान लीजिए आपने अम्ल लिया कौन सा, HNO3, और ये HNO3 कौन है, सांद्र HNO3, और इसकी अभिक्रिया किसी धातु से करवाई। ध्यान से देखना भाई, इसकी अभिक्रिया किसी धातु से करवाई तो बनना तो क्या चाहिए, बनना तो ये चाहिए कि लवण बने और हाइड्रोजन गैस बने। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि सांद्र HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक है, स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, दूसरों का ऑक्सीकरण अच्छे से करता है। जब इस प्रक्रिया के दौरान हाइड्रोजन निकल रही होती है तो ये HNO3 इसके साथ क्या जोड़ देता है, ऑक्सीजन जोड़ देता है। बाकी सभी अम्ल जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, उनकी अभिक्रिया धातु से, या यूं कह सकते हैं बाकी सभी धातुएं जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, उसकी अभिक्रिया अम्ल से करवाएं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। अगर कम क्रियाशील है तो वैसे ही नहीं बनेगी, क्योंकि हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा। लेकिन अगर किसी भी धातु की सांद्र HNO3 से अभिक्रिया करवा दी तो वो लवण और हाइड्रोजन गैस की जगह लवण और जल बनाएगा। इसका कारण क्या है, सांद्र HNO3 क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है। वो निकलने वाली हाइड्रोजन गैस का क्या कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है। और जो ऑक्सीकरण कर देता है वही तो ऑक्सीकारक है। क्या है ऑक्सीकारक, जो दूसरों का ऑक्सीकरण करे और खुद का अपचयन हो जाए, इसी को क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। लेकिन अपवाद स्वरूप दो धातुएं हैं जो सांद्र HNO3 के साथ भी लवण और हाइड्रोजन गैस देती है। वो है मैग्नीशियम और मैग्नीज। अगर इन दोनों धातुओं में से किसी की भी अभिक्रिया सांद्र HNO3 से करवा दी गई तो ये सांद्र HNO3 के साथ भी क्या देगी, हाइड्रोजन गैस देगी। इसके अलावा शेष जितनी भी धातुएं हैं उनके साथ सांद्र HNO3 क्या देगा, लवण और जल। क्लियर है बात। सामान्यतः धातु अम्ल के साथ रिएक्ट करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, बशर्ते जो भी धातु हो वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हो। क्योंकि हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होगा तो वो हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकाल पाएगा, विस्थापन अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। लेकिन सांद्र HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक है। सामान्यतः इसके साथ किसी धातु की अभिक्रिया हुई तो वो लवण और हाइड्रोजन नहीं देकर लवण और जल देगा, क्योंकि इसकी आदत है ऑक्सीकरण करने की। लेकिन दो धातुएं ऐसी हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज, जो सांद्र HNO3 के साथ भी क्या देगी, लवण और हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो सांद्र HNO3 के साथ भी लवण और हाइड्रोजन गैस देती है, तो आपका जवाब होगा मैग्नीशियम और मैग्नीज। देखिए, अभी तक हमने ऑक्सीकरण पढ़ लिया है, अपचयन पढ़ लिया है, उनके उदाहरण देख लिए हैं। एक ही अभिक्रिया में दोनों हो तो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ ली है, अपचायक पढ़ लिए हैं और ऑक्सीकारक पढ़ लिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं और लेटेस्ट आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, वो इस तरीके का पूछा जाता है। इसको आप ध्यान से देखिए। देखिए, आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं। मान लीजिए उसने एक रिएक्शन दी, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड प्लस 3CO, इसने आगे चलकर बनाया है 2Fe और CO2, 2Fe और CO2।
देखिए बैलेंस अगर इसको करें, आयरन 2, 3 और 3 6 ऑक्सीजन और 3 कार्बन हो गया। अब इसमें आपको ये बोला जाए कि इस अभिक्रिया में अपचायक कौन है। अब ऐसे किस किस अभिक्रिया के अपचायक याद रखेंगे, और फिर रिएक्शन ऐसी है, बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज करनी, और मैं तो कह रहा हूं आप इसी प्रोसेस को ध्यान में रखें। ये कोई बुक का प्रोसेस नहीं है। ऑक्सीकरण और अपचयन, देखिए इसी के जस्ट नीचे लिखिए, ऑक्सीकरण के नीचे ऑक्सीकारक और अपचयन के नीचे अपचायक। मैं बस आपका क्वेश्चन बिना किसी कंफ्यूजन के सही हो जाए इसलिए ये तरीका बता रहा हूं, और ऐसा करेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बाकी तो डेफिनेशन में उलझे रहेंगे नहीं। देखिए ये लिखने के बाद आप यहां देखिए, आयरन ऑक्साइड आयरन में बदल गया, ऑक्सीजन बाहर निकली है। ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या है, अपचयन है। तो अपचयन किसका हो रहा है, देखिए अपचयन हो रहा है आयरन ऑक्साइड का। फिर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 में बदल रही है, एक ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, मैंने आपको बताया है जो भी होगा वो अभिकारकों का होगा। फिर आपको क्या करना है, ऐसे क्रॉस, ऑक्सीकारक कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और अपचायक कौन है, आयरन ऑक्साइड। तो अपचायक कौन हुआ इस क्वेश्चन का आंसर, Fe2O3। देख लीजिए इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास जिंक है, जिंक की अभिक्रिया CuSO4 के साथ करवाई, ZnSO4 बन गया है और कॉपर बाहर निकल गया। इसमें आपसे पूछा गया कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो सेम वही पैटर्न, सबसे पहले आप ये लिखेंगे, एक तरफ ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, दूसरी तरफ अपचयन किसका हो रहा है। ऑक्सीकरण के नीचे ऑक्सीकारक लिखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखेंगे, और अपचयन के नीचे अपचायक लिखेंगे। फिर आप रिएक्शन को देखेंगे, जिंक किस में बदल रहा है, ZnSO4, ऋणावेशित आयन जुड़ा है, जिंक किस में बदल गया, ZnSO4, सल्फेट आयन ऋणावेशित है, और ऋणावेशित आयन का जुड़ना क्या है, ऑक्सीकरण। कॉपर सल्फेट किस में बदला है, कॉपर में, सल्फेट बाहर निकला है, तो क्या हुआ, ऋणावेश आयन का बाहर निकलना क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो अब आप देखिए ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, जिंक का, अपचयन किसका हो रहा है, कॉपर सल्फेट का। ऑक्सीकारक कौन है, कॉपर सल्फेट, और अपचायक कौन है, जिंक। कुछ भी पूछे, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है, सिंपल तरीका है। इक्वेशन लिखिए, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है चेक कीजिए, और इस पैटर्न से बिना किसी कंफ्यूजन के आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए,
अब तक हमने इस वीडियो में ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स रिएक्शन, अपचायक और ऑक्सीकारक, और साथ में जो वर्तमान में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अच्छे से बात कर ली। इस पॉइंट से, इस टॉपिक से अगर आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो अवनी पब्लिकेशन पर मेरी बुक है जनरल साइंस की व्याख्या सहित, वो आप ले सकते हैं। जल्दी ही वो मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगी। किसी भी जनरल साइंस के एग्जाम के लिए बेहतरीन तैयारी के लिए आपको वो बुक लेनी चाहिए, और वीडियो एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको यहां पर बता ही रहा हूं। और दोनों चीजों को कंपाइल करके अगर आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे, एग्जाम कैसा भी हो, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप अपना सिलेबस लीजिए, उसका टॉपिक देखिए और उस बुक में से आप वो टॉपिक पढ़ लीजिए। एक सिंगल भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाने वाला है, और साथ में एक एक कॉन्सेप्ट भी क्लियरिटी के साथ क्लियर हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, जो अभिक्रिया हम पढ़ रहे थे थर्मिट अभिक्रिया, उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। और आयरन ऑक्साइड किसमें बदल गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। द्रव अवस्था में आयरन बाहर निकला है क्योंकि ऊष्मा बहुत ज्यादा है। ये जो आयरन निकलता है ये द्रव अवस्था में, ये थर्मिट अभिक्रिया है और इसका यूज रेल की पटरियों को जोड़ने में और बड़ी जो लोहे की मशीनें हैं उनकी दरारें भरने में किया जाता है। ये जो थर्मिट अभिक्रिया है, ये याद रखना, इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। एल्यूमिनियम आयरन को हटा देता है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होते हैं, इसीलिए रेडॉक्स अभिक्रिया है। सबका एग्जाम्पल है वही। अपना जो पैटर्न हम बात कर रहे हैं, एक तरफ क्या लिख देंगे? ऑक्सीकरण, एक तरफ क्या लिख देंगे? अपचयन। ऑक्सीकरण के नीचे क्या लिख देंगे? ऑक्सीकारक। और अपचयन के नीचे क्या लिख देंगे? अपचायक। देख लीजिए। फिर आप समीकरण की तरफ जाइए। एल्यूमिनियम किस में बदल गया है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। आयरन ऑक्साइड किसमें? आयरन में। ऑक्सीजन बाहर निकला है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाएगा? अपचयन। ऑक्सीकरण किसका हुआ है? एल्यूमिनियम का। अपचयन किसका हुआ है? आयरन ऑक्साइड। ऑक्सीकारक कौन है? आयरन ऑक्साइड। और अपचायक कौन है? एल्यूमिनियम। इस तरीके से आप कैसा भी क्वेश्चन हो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक आप अच्छे से पढ़ें, इसके नोट्स बनाइए, और जनरल साइंस के किसी भी टॉपिक की बेहतरीन तैयारी के लिए अवनी पब्लिकेशन पर सामान्य विज्ञान व्याख्या सहित मेरी बुक है, जल्दी ही आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, उसको लीजिए। और किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसकी बेहतरीन तैयारी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।